गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और आज हमारा टारगेट रहेगा डिसोल्यूशन की थ्योरी को निपटाना। और थ्योरेटिकली आपने देखा होगा ना, अक्सर एग्जाम के बाद 11th से लेकर 12th तक बच्चे पूछते हैं सर थ्योरी में क्या पढ़ें। हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लिया करो भाई, है ना। तो थ्योरी जो है वो इनसेपरेबल पार्ट है आपके एग्जाम का। उससे आपके 99 या 100 आने के चांसेस बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल और सिर्फ प्रैक्टिकल, अकाउंटेंसी का मतलब प्रैक्टिकल, जैसे मैथ्स का मतलब प्रैक्टिकल है। मैथ्स में तो प्रैक्टिकल होता है, एब्सोल्यूट प्रैक्टिकल होता है। मैथ्स में थ्योरी देखिए कोई क्या, मुश्किल है, होती नहीं है, कहाँ होती है। अकाउंटेंसी इज अ सोशल साइंस, इसके अंदर आपको थ्योरी दिखेगी, अच्छी खासी दिखेगी, डिसोल्यूशन में भी दिखेगी। ठीक है, कैसे दिखेगी और किस तरह की दिखेगी वो मैं आपके सामने अभी शेयर कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट। हम लेके चल रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और आपके सामने डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूं मैं एक। उस डॉक्यूमेंट को लेके चलेंगे हम आगे, और उसी के हिसाब से मैं डिस्कशन करके चलूंगा। ये जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है, ये बनाया गया प्योरली एंड प्योरली एनसीईआरटी को ही उठा के इसके अंदर रखने की कोशिश करिए। आई थिंक इज इट विजिबल इन योर स्क्रीन? अगर देखेंगे बाकी लोग, तो जो लोग मेरे पास ऑफलाइन बैठे हैं उनको मैंने नोट दे ही दिए हैं, और बाकी लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इज इट विजिबल? देखिए भाई, हाँ जी, दिख रहा है। क्या यस आपकी स्क्रीन पर आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का हैंडआउट दिख रहा है? दिस इज माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। बोलिए। यस नाइस, दिख रहा है ना? देखिए, चलिए इससे शुरुआत करते हैं हम लोग, है ना। तो हाँ जी, सबसे पहले आप ये समझिएगा बात कि वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, देखो बेटा एक बात समझना, पार्टनरशिप और फर्म, मैंने अगर शब्द यूज कर लिया, अगर मैंने बोला पार्टनरशिप फर्म, तो मतलब वो बिजनेस जिसे हम चला रहे हैं। और अगर हम बोलेंगे सिर्फ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होगा? रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इन ऑर्डर टू कैरी आउट दैट बिजनेस। ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएट करना है दोनों चीजों में, कि पार्टनरशिप जब मैं बोलूंगा तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स टू कैरी आउट अ बिजनेस। और जब मैं बोलूंगा पार्टनरशिप फर्म, तो मतलब वो बिजनेस जिसे वो पार्टनरशिप क्या करती है, कैरी करती है। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं। तो जब हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसका मतलब क्या हुआ? रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स कम्स टू एन एंड, या रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स गेट चेंज। तो जब हमने बोला डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो उसका मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा बताइए, ए बी सी पार्टनर थे, 5:3:2 की रेशो में चल रहे थे, अब वो हो गए इक्वल रेशो में। तो क्या पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं हुई? हुई ना डिसॉल्व, पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई, और उसके बदले में एक नई पार्टनरशिप बन गई 1:1:1 वाली। तो उसे कहते हैं हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया कि आप पार्टनरशिप में एक गारमेंट का बिजनेस चला रहे थे, आपने वो बिजनेस ही बंद कर दिया। क्या कर दिया आपने? उस बिजनेस को ही बंद कर दिया। अब मुझे बताइए, अगर वो बिजनेस ही बंद हो गया तो आपकी पार्टनरशिप चलेगी? क्योंकि पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रन अ बिजनेस। इफ बिजनेस इज नॉट देयर, देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी विल कम्स टू एन एंड। तो अगर आप फर्म को बंद करेंगे तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप बंद करेंगे तो फर्म बंद होना नहीं है। चेंज इन पीएसआर में कोई फर्म बंद होती है? एडमिशन में क्या फर्म बंद होती है? नहीं होती ना। बिजनेस थोड़ी बंद होता है। डेथ में क्या बिजनेस बंद हो जाता है? तीन में से एक चला गया, नहीं, दो में से एक चला गया तो हो जाएगा, है ना। तो भी बिजनेस बंद नहीं होगा, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी वाली। नई पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, किसी और के साथ कर सकते हैं, वैसा होता है। तो ये जो चैप्टर है ये आपको क्लियर करेगा डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों में फर्क है। एक में बिजनेस बंद कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप भी बंद हो जाएगी। एक में पार्टनरशिप हम बंद कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बिजनेस बंद नहीं होगा। इस पर क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, 3 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखें जरा, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ना भाई, कि एज पर, अच्छा यहाँ सेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है। एज पर सेक्शन 39, Section 39 of the Partnership Act 1932, dissolution of partnership between all the partners of a firm. समझ लें, dissolution of partnership between all the partners of a firm called dissolution of the firm. अच्छा सुनो, जब हम बोल रहे हैं कि ए बी पार्टनर थे, सी को ले आए, तो ए और बी के बीच का पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो गई ना, और सी के आने से नई पार्टनरशिप बन गई। ठीक है, लेकिन ये क्या बोलते हैं, जब ए बी के बीच में या एबीसी पार्टनर थे, तीनों के बीच में पार्टनरशिप हमेशा के लिए खत्म हो गई।
तब हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं। मतलब आप उसे रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, आपने उसे बंद कर दिया तो बंद कर दिया, डेड हो गया, अब कुछ नहीं करना। तब वो क्या करते, देखो वही डेफिनेशन सेक्शन 39 में लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स, द ब्रेकिंग और डिसकंटिन्यूएंस of relationship between all the partners, which is termed as the dissolution of partnership firm. उसे अच्छा, इससे क्या क्या होता है, आप देखिए, इससे दिस ब्रिंग्स एन एंड टू द एग्जिस्टिंग ऑफ द फर्म। नो बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड आफ्टर डिसोल्यूशन except the activities relating to closing of the firm, as the affairs of the firms to be wound up by selling firm's assets, paying its liabilities, discharging claims of the partners। ये हो जाता है, सारे पार्टनर ने डिसाइड करा अब हो जाएगा बंद, तो बंद। रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं, चेंज नहीं, एडमिशन नहीं, रिटायरमेंट नहीं, इनमें सब काम चलता रहता है आगे, यहां नहीं है, बंद हो जाता है। सेक्शन 39 इसके बारे में बात करता है। डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आई होप थोड़ा बहुत तो आप समझ चुके होंगे अभी, है ना। आगे चलते हैं थोड़ा सा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों के बीच में डिफरेंस लेके चलता है। तो पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और फिर पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे कैसे होता है, पार्टनरशिप कैसे कैसे होता है उसका। ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ द पार्टनर्स, बेटा समझना, सम ऑफ द पार्टनर, नॉट ऑल द पार्टनर्स। जब हमने बोला ऑल द पार्टनर्स तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो गया, बिजनेस भी बंद हो जाएगा। सम ऑफ द पार्टनर्स, ए बी आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल देते, सी नहीं बदलता, हो तो सकता है ऐसा, देखा होगा ना कई बार, नए पार्टनर के आने से एक का शेयर नहीं बदलता, सिर्फ एक ही का शेयर बदलता है, वैसा भी तो हो सकता है। जैसे हमने देखा था ना, ए बी सी थे पार्टनर और डी को हम एंटर कर रहे थे, तो क्या होता है, सी कहता है कि सी सेज आई विल नॉट चेंज माय शेयर, तो सेक्रीफाइस कौन करेंगे, गेन को सेक्रीफाइस कौन करेंगे, ए और बी करेंगे, गुडविल का कंपोजिशन किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब सब पार्टनर ने डिसाइड करे कि नहीं बंद खत्म करो, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, बिजनेस भी बंद हो जाएगा, बुक्स क्लोज हो जाएंगी, मतलब खत्म। तो देखिए ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन सच ए सिचुएशन व्हाइल द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड, फर्म में कंटिन्यू अंडर द सेम नेम इफ द पार्टनर सो डिसाइड। इन अदर वर्ड्स, इट रिजल्ट्स इन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बट नॉट दैट ऑफ द फर्म। ठीक है जी। अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब कब होता है, ये आपने पढ़ ही रखा है। चेंज इन पीएसआर, ठीक है जी। नंबर 2, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नंबर 3, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। नंबर 4, डेथ ऑफ अ पार्टनर। नंबर 5, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। ठीक है। और अगर कोई वेंचर कंप्लीट हो गया जिसके लिए पार्टनरशिप बनाई थी, आपने बोला पार्टनरशिप बनानी किसके लिए, नोएडा के पहले फ्लाईओवर के लिए, फ्लाईओवर बन गया, पार्टनरशिप खत्म। ठीक है जी। ये क्या उसके बाद वो पार्टनर दूसरा काम नहीं शुरू करेंगे, करेंगे, नए सिरे से शुरू करेंगे, है ना। एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप इज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपने बोला कि हमारी पार्टनरशिप आज से 3 साल तक रहेगी, तो जैसे 3 साल खत्म हुआ पार्टनरशिप खत्म। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, नया शुरू कर सकते हैं बिजनेस कोई, है ना, नया कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। जस्ट होल्ड ऑन करें जरा, मुझे लगता है कोई जरूरी कॉल है, लेकिन जरा इसके बाद आगे थोड़ा सा रिदम को और बढ़ाते हैं, आगे बीच में कॉल आया था। ठीक है जी, फर्स्ट पेज पे चल रहे हैं हम लोग सारा, तो आपको क्लैरिटी आ गई। अगर हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे तो वो क्या कहलाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाएगा, फर्म नहीं कहलाएगा, है ना। आगे चलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप में टेक प्लेस विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और बाय द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। यहाँ अब सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाएंगी। कब, कौन सी कंडीशन है जहां कोर्ट के ऑर्डर के बाद फर्म डिसॉल्व होगी, और कौन सी कंडीशन ऐसी जहां कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो अपने हिसाब से क्या कर लें, पार्टनरशिप फर्म को बंद कर लें, मतलब बिजनेस को बंद कर लें। ठीक है, पहले हम पढ़ रहे हैं क्या, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना नीचे वाले तरीके हो सकते हैं। एक, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, सेक्शन 40 है भाई, सेक्शन ध्यान रखेंगे, सारे के सारे पार्टनर की कंसेंट है, चलो फर्म बिजनेस को बंद कर देते, हो जाएगा बंद, क्या परेशानी है ना, हो सकता है। या इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, पार्टनर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था सभी लोगों ने, ठीक है, पार्टनर ने क्या कर रखा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था आपस में कि हम इस तरीके से अगर डिसॉल्व करना होगा तो इस तरीके से कर लेंगे, है ना, वो हो गया सेक्शन 40। दूसरी बारी आती है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, मतलब
कोर्ट वोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं चाहिए। अगर ये घटनाएं हो जाएंगी तो मतलब समझ लीजिए आपका पार्टनरशिप फर्म यानी बिजनेस बंद होने वाला है, फॉर श्योर होने वाला है। कैसे, जरा समझिए। अच्छा ये बताइए मुझे, जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है, जब कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है, क्या उसके पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कैपेसिटी होती है? बताइए। ऑनलाइन वाले बोलेंगे, डू अ पर्सन हैव कैपेसिटी टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द पर्सन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट? कोई मुझे बताओ, वामिका बताए या अद्वती बोले? नो सर। नहीं होती है। ठीक है, सोचो आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में थे 6 पार्टनर, है ना? शुक्ला हैं और ये अमन है, सार्थक हैं, अनिकेत हैं, दिया है और विदिशा है। ठीक है, और इनमें से सिर्फ विदिशा को छोड़ के बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो गए। अब क्या होगा, सोचो। आपको बोला था ना 2 या 2 से ज्यादा लोग, और वो सॉल्वेंट होने चाहिए, है ना? सॉल्वेंट होने चाहिए ना, दे शुड हैव अ कैपेसिटी टू साइन कॉन्ट्रैक्ट। वो तभी तो बोला क्या, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, यही तो बोल रहे हैं हम सेक्शन 41 में। यही तो पहली पॉइंट, व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल बट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट रेंडरिंग देम इनकम्पिटेंट टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। जब एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर, क्या ये तो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, सारे गोवा चले गए, इंसॉल्वेंट हो गए। या तो सारे हो गए या एक को छोड़ के बाकी सारे हो गए, तो बस कंपल्सरी डिसोल्यूशन है, कोर्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक, अच्छा जी। बी, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म्स बिकम इलीगल। आप क्या करते थे पाकिस्तान के साथ, जैसे देखा ना यूक्रेन और रूस के बीच में चल रही है लड़ाई झगड़े की सिचुएशन चल रही है, नेटो वगैरह सब इंटरवीन कर रहे हैं, अमेरिकी बाइडेन बुड्ढे बाबा भी अपने कल पतलून बांध के लड़ रहे हैं, हम तो लड़ेंगे। अब रूस ने जब, रशिया ने जब अपनी सेना हटाई, तब कहता है बाइडेन अगली बार कोशिश करेंगे तो बहुत पीटेंगे तुम्हें। बाइडेन बाबा का भी स्टेटमेंट आया था, आज के अखबार में देखा मैंने। ठीक है, रशिया का पता नहीं क्या ड्रामा था, हमें नहीं पता, लेकिन बाइडेन बाबा भी यही चिल्लाते हैं, अगली बार दोबारा कोशिश करें ना, ऐसे बहुत ठोकेंगे तुम्हें, अच्छे से पिटाई करेंगे, ऐसा करके। ठीक है, अब तुम्हें लगता है पुतिन किसी की मानने वाला है? नहीं मानने वाला। तो चलते हैं, देखिए, आप हैं यूक्रेन के, ठीक है, या आप हैं रशिया के, और आपका बिजनेस है, और आपका बिजनेस जो था वो था एक्सपोर्ट इंपोर्ट टू यूक्रेन। यूक्रेन के साथ लड़ गई लड़ाई। अब बताइए, आपका बिजनेस हो गया इलीगल। इलीगल होती पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, फर्म क्या हो जाएगी, फिनिश, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन है, इसमें किसी कोर्ट वोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, ये समझे? नहीं, शुक्ला, शुक्ला को थोड़ा डाउट लग रहा है, थोड़ा और तरीके से समझाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे कैसे डिसॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आपने आपने पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई एक बिजनेस, अरे पागल आदमी, एमुनेशन एमुनेशन पाकिस्तान के गली मोहल्ले में बिकते हैं, वहां देखा नहीं कब आर्म की दुकान, पूरी मंडी मंडी चलती है वहां पर। बेवकूफ आदमी, आर्मुनेशन पाकिस्तान से आर्मुनेशन लेगा, पाकिस्तान नकली नकली ड्रोन खरीदता है चाइना से। नहीं, पाकिस्तान को आप दालें अनाज ये सब चीजें, भुखमरी ज्यादा है, तो ये सब चीजें क्या करते हैं आप वहां पर उनको, उनके साथ ट्रेडिंग करते हैं, पार्टनरशिप में ट्रेड करते हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी, जैसे 1991 में कारगिल वॉर हुआ था, कारगिल वॉर नहीं हुआ था, बाद में वॉर की शेप ले लिया था उसने, है ना? तो जैसे किसी कंट्री के साथ आपकी वॉर, तो वो एलियन एनिमी कहलाते हैं हम लोग, है ना? एनिमी कहलाते हैं वो लोग। उनके साथ कोई भी रिलेशन, किस तरह का रिलेशन, सब बंद हो जाता है, सब इलीगल हो जाता है। दिस हैपेंस यूनिवर्सली। अमेरिका का मेक्सिको के साथ लड़ाई हो जाए तो मेक्सिको के साथ जो ट्रेड रिलेशन है दैट इज स्टॉप, खत्म, इलीगल हो जाएंगे, इलीगल इलीगल लड़ाई शुरू होती है, इलीगल डिक्लेयर हो जाती है। ये तो गद्दार आदमी है यार, है? मतलब इसकी पार्टनरशिप पाकिस्तान के साथ चले, उनसे लड़ाई छिड़ गई है, ये कह रहा बंद कर देंगे, बाद मतलब जो तुम्हारे देश पे गोलियां दाग रहे हैं उनको तो अनाज सप्लाई करेगा, दालें सप्लाई करेगा। बहुत बढ़िया, सही बात है, ब्रोकरेज भी उनसे वसूलेगा, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं बेटा, अमित शाह तुझे उल्टा लटका के मारेगा फिर, देखियो। ठीक है, नहीं, ये बहुत जेन्युइन होता है, ये सिविल सोसाइटी के रूल होते हैं। अगर आपने क्या कर दिया, अगर आपने अपना एनिमी कंट्री के साथ बिजनेस है, तो जैसी वॉर डिक्लेयर हो जाएगी वो इलीगल हो जाएगा, भले ही कोई पकड़े ना उसको, बट इट इज अ मॉरल ड्यूटी ऑफ योर्स कि आप ये काम ना करें। ये आपकी मॉरल ड्यूटी होती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को देख रहे पार्टनर, कहता है कोई दिक्कत नहीं बेटो, देश तो बाद में देखो, पहले कमा लेते हैं, है ना? तो ये इलीगल हो जाता है। नेक्स्ट, when some event has taken place which makes it unlawful of the partners to carry out on the business of the partnership firm, when a partner who is a citizen of a country
became an alien enemy because of declaration of war with his country and India. तो जैसे मान लिया जाए क्या था, शुक्ला थे, सार्थक थे, शुक्ला समर्थ समर्थ हैं, इन्होंने क्या कर दिया, एक पाकिस्तानी के साथ क्या कर दिया, अपना पार्टनर बना दिया उसको, वो फैसलाबाद इस्लामाबाद इस जगह कहीं रहता है, और हमारी लड़ाई छिड़ गई। तो क्या होगा, वो जो पार्टनर है अब वो तो लीगली आपको पार्टनर बन नहीं सकता। ऐसी कंडीशन में एसेंशियली आपको पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी, ठीक है, और बिजनेस भी खत्म करना पड़ेगा, है ना। ये वाला, ये कंडीशंस थी आपकी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। थोड़ा और आगे पढ़ते हैं इसको, बड़ी मजेदार चीजें भी आएंगी इसमें भी। ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज, क्या किसी ने कुछ बोला पीछे से, बोलिए। यस सर। हाँ बोलो सर ये जो पॉइंट कंपल्सरी डिसोल्यूशन का जो पॉइंट है, इसमें सर हमें मतलब हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते ना कि कौन सा किस कंट्री के साथ हमारी कब वॉर होगी। तो अच्छा एक बात बताओ मुझे, आज के सिनारियो में आप अपने अड़ोस पड़ोस के देशों के साथ रिलेशन देखिए, आपको लगता है कि हमारे सबसे ज्यादा बर्निंग रिलेशन किस देश के साथ है खतरनाक वाले टाइम पे? बता जरा, तुम ही बताओ, तुम तो पढ़ते हो ना थोड़ा जनरल अवेयरनेस, न्यूज़पेपर, कभी 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 खबर मैसेज आ जाते होंगे बहुत, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, देखा होगा तुमने किस कंट्री के साथ हमारे रिलेशन बहुत खराब चलते हैं, चल रहे हैं, बता जरा, बता रिजवान, जल्दी से बोलिए यार। पाकिस्तान। पाकिस्तान, और उसके बड़े भाई उसके अब्बा चाइना के साथ चल रहे हैं रिलेशन अच्छे खासे। चाइना से गलवान घाटी में स्टैंडस्टिल, वो भूटान की तरफ काफी कुछ हुआ था, एक टाइम आ गया था कि वो सब लड़ाई होने वाली है ना, ऐसा कुछ हो गया था। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि हमारा जो चाइना से साथ, हम देखो मैंने आर्टिकल पढ़ा था, मेरे ख्याल से हमने चाइना को एक्सपोर्ट किया था शायद $56 बिलियन का सामान, और उनसे लिया था करीब 157 या $200 बिलियन का इंपोर्ट किया था, बिलियन डॉलर्स का इतना इंपोर्ट किया था। मतलब हम ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं उनके साथ। चाइना के साथ लड़ाई छिड़ जाएगी, बंद हो जाएगा ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बंद हो जाएगा ना। तो ये सिचुएशन जो है ना, लॉ ने बनाई, सेक्शन 41 पार्टनरशिप एक्ट ने बनाई है सिचुएशन, ये हमने नहीं बनाई बेटा सिचुएशन। वो ये कहता है कि अगर आप किसी भी कंट्री के साथ, अगर आपका देश, अगर मैं यही चीज यूके में पढ़ा रहा था तो मैं बोलता यूके का किसी भी देश के साथ लड़ाई हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो पार्टनरशिप आपको कंपलसरी रिजॉल्व करनी पड़ेगी। हम नहीं बोल सकते, हम तो थोड़े बोलते हैं कुछ भी, ये ब्रॉडली कानून की परिभाषा है, पार्टनरशिप एक्ट की परिभाषा है, उसके हिसाब से चलना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हमारी पार्टनरशिप है, जैसे मान लो, वैसे तो कोशिश यही करते हैं कि हम पार्टनरशिप क्या करा जाए विद इन, देखो पार्टनरशिप किनकी होती है, आस पास जान पहचान वाले लोगों के साथ। जैसे मेरी और मेरे स्कूल में एक टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं, उनके हस्बैंड की यहाँ पर, मतलब दे डू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलईडी बल्ब्स फॉर फिलिप्स और फिर बजाज, उनके लिए करते हैं मैंने। अच्छा, उनका मैन्युफैक्चरिंग यूएस में भी होता है, उनका पार्टनर यूएस में है, ऐसे भी होता है, इंटरनेशनल पार्टनर्स भी हो जाते हैं आपके। उनका एक पार्टनर जर्मनी में भी है और वो इंडियन है, 3 लोग पार्टनर हैं, एक यूएस का, एक जर्मनी का और एक इंडिया का। ठीक है, कि इंडिया में क्योंकि मटेरियल वटेरियल सब सस्ता होता है तो वो यहाँ मैन्युफैक्चर होता है इनकी फैक्ट्री में। ठीक है, फाइनेंस करता है कौन, यूएसए वाला, और टेक्नोलॉजी कौन लेकर आता है, जर्मनी वाला। ऐसा कोलैबोरेशन कर रखा है उन लोगों ने। अब बाई चांस हमारी जर्मनी के साथ लड़ाई हो जाए, वैसे तो कुछ मतलब ही नहीं बनता दूर दूर का। एक बड़ी मजेदार बात हुई थी पता क्या, जर्मनी का आर्मी का जनरल या इंडिया में आया, उसने एक स्टेटमेंट पास कर दिया, वहां जाते उससे रिजाइन करवा दिया। तुम न्यूज़पेपर पढ़ती नहीं, बड़ी मजेदार घटना हुई थी वैसे। अब मैं नहीं बता सकता उसके बारे में डिटेल, खुद पढ़ना। जैसे हमारे जनरल होते हैं ना आर्मी के, तो वो जर्मनी चले जाएं, वहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, वो स्टेटमेंट जैसे ही उन्होंने दिया और वापस आके उनको बोला भैया रिजाइन करो, उसे रिजाइन करना पड़ गया उसको। ही वॉज ऑन ऑफिशियल टूर टू इंडिया, हेयर ही पास्ड अ स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट पास होते ही उसे तुरंत बुला लिया वापस, वहां जाके उसे रिजाइन करवा दिया। ऐसा भी होता है। तो रिदवान, हम नहीं कह सकते कि हमारा किस देश के साथ टाई अप बिगड़ जाएगा, हो जाएगा, लेकिन एक्ट कहता है कि अगर आपका कोई पार्टनर किसी ऐसी कंट्री के साथ है जिस जो आपके साथ एनिमी डिक्लेयर हो जाती है, या कोई इलीगल हो जाए आपका बिजनेस डिक्लेयर, तो फिर आपको वो पार्टनरशिप बंद करनी पड़ेगी, वो फर्म आपको बंद करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आप चोरी छुपे उसे चलाते हैं, चला लोगे चोरी छुपे, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अथॉरिटी की नजर में आ गया तो चलिए खत्म हो जाएंगे। मेरे घर में नेटफ्लिक्स पे लोग मतलब रिसर्च कर रहे होते हैं, बैठे बैठे देख रहे होते हैं, खाली टाइम में बहुत देख रहे होते हैं। तुम लोगों ने भी रिसर्च करा होगा नेटफ्लिक्स की, कोरियन सीरीज का बड़ा क्रेज है आज की डेट में। वो एक देख रहा होता है मैं रात को, जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा होता हूँ तो आवाजें आ रही होती हैं, एक नॉर्थ कोरिया से कोई जासूस साउथ कोरिया में आ जाता है, उसके पीछे लव स्टोरी चल रही होती है, पूरी सब मजे से देख रहे होते हैं। कई बार ऐसे सीन जब खाना खाते समय मुझे भी कहते तुम भी देखो, तो जब देख रहे होते सीन में, तो पुलिस पकड़ने वाली होती है, वो उसकी जो सहेली होती है उसे बचा लेती है। फैसिनेटिंग स्टोरी होता है। अब हम तो इसमें आएंगे ना,
ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज, कुछ आकस्मिक घटनाएं हो जाए, सेक्शन 42 कहता है। लेकिन एक बात समझना, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, यहाँ एक लाइन लगाइए, ये नहीं हवा में उड़ती चीज है। अगर पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट में वो चीजें थी, इफ द पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया गया था तब, नहीं किया था तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रोवाइड किया गया था तब क्या क्या, इफ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म, और वो एक्सपायरी टर्म हो जाए तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी आपकी, डिसॉल्व हो जाएगी। देख एक बात समझना, पता है इसको जब हम पढ़ रहे होते हैं सेक्शन 42 हमें बड़ा डाउट होता है, क्या हम पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं या पार्टनरशिप के फर्म के डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं। हम पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब मेरी बात समझो यार, कि अगर हमारी पार्टनरशिप 4, 6, 10, 20 महीने के लिए थी, ठीक है, तो पार्टनरशिप खत्म होगी ना, फर्म थोड़ी खत्म होगी। बोलो, पार्टनरशिप को खत्म होना चाहिए ना, फर्म थोड़ी खत्म होगी। लेकिन ऊपर एक लाइन लिख दी कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि अगर आपकी पार्टनरशिप किसी ड्यूरेशन की है, वो ड्यूरेशन खत्म होगी तो उसके साथ साथ फर्म भी खत्म होगी, तब होगा ये, वैसे नहीं होगा। इंडिपेंडेंटली लेकर चलोगे नहीं, इसलिए ऊपर एक लाइन लिखी गई है, क्या, सब्जेक्ट टू द, देखो लाइन लिखी गई ना ये वाली, क्या ये लिखी लाइन, सब्जेक्ट टू द कॉन्टेक्ट बिटवीन द पार्टनर्स इफ पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइडेड फॉर। अ फर्म इज कब डिसॉल्व होगी, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि फर्म के डिसॉल्व होने की एक कंडीशन है कि पार्टनरशिप का पीरियड खत्म हुआ, पार्टनरशिप भी खत्म और फर्म भी खत्म, तब होगी, अदरवाइज नहीं। समझ रहे हैं बात को, तो वो कंफ्यूजन नहीं पाल के चलना, इसलिए लाइन बहुत क्लैरिटी से ले रखी है। इफ कॉन्स्टिट्यूट टू कैरी आउट वन और मोर वेंचर्स बाय कंप्लीशन देयरऑफ, पार्टनरशिप डीड कहती है कि जैसे ही हमारा वेंचर खत्म होगा हम पार्टनरशिप भी खत्म कर देंगे और फर्म भी खत्म कर देंगे तब। अगर नहीं मेंशन है तो पार्टनरशिप खत्म होगी, बिजनेस खत्म नहीं होगा। तीसरा, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब आप बोलेंगे सर थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था आपने, डेथ तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, हम भी बोल रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म ने, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि किसी पार्टनर के डेथ होने से पार्टनरशिप भी खत्म होगी और फर्म भी खत्म होगी, तो ये उस कंडीशन की बात कर रहा है। आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस। बोलिए, विधि सिंगल, विधि बंसल दोनों समझ पा रहे हैं इस बात को? yes, ये कंडीशन अगर रूटीन में आती, डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता। क्या होता वो? रिकॉन्स्टिट्यूशन होता। लेकिन विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेक्शन 42, और अगर पार्टनरशिप डीड में बोला है, तब जाकर डेथ होने पर पार्टनरशिप भी खत्म होगी और पार्टनरशिप फर्म भी खत्म होगी, दोनों खत्म होंगे तब। लेकिन अगर प्रोविजन में नहीं, पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन है, तो सिर्फ किसी पार्टनर के डेथ होने से क्या होगा, सिर्फ पार्टनरशिप खत्म होगी और वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, बिजनेस चलता रहेगा। नेक्स्ट बोलिए सर। ये जो डेथ, अगर किसी के डेथ हो जाती है तो फर्म डिसॉल्व हो जाए, ऐसा कौन से केस सिनेरियो में? अरे भाई, पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है आपने, आप 6 पार्टनर हो, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई जिस दिन कोई पार्टनर की डेथ हो जाएगी उस दिन पार्टनरशिप भी खत्म और फर्म का बिजनेस भी खत्म। ये वो कंडीशन बोल रहा है आपके सामने। बेटा पढ़ो तो सही, जो मैंने येलो से मार्क करा है, क्या लिखा हुआ देखो जरा। यस सर, वो ठीक, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। डेथ ऑफ अ पार्टनर को हम पार्टनरशिप का एंड बोलेंगे, बिजनेस का एंड नहीं बोलेंगे। बिजनेस का एंड कब बोलेंगे, कब बोलेंगे, ये कहानी में ये है वो चीज। बिजनेस का एंड कब बोलेंगे उसको, बिजनेस का एंड तब बोलेंगे जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो कि, पार्टनरशिप डीड बोले आपको कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व एंड पार्टनरशिप फर्म विल आल्सो बी डिसॉल्व, तब होगा। समझ रहे हैं बात को? यस सर। अगर सिर्फ डेथ ऑफ अ पार्टनर होगा तो वो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा, वो सिर्फ पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा। इस तरह से समझिए, पार्टनरशिप का मतलब पार्टनरशिप के पार्टनर्स के रिलेशन का अंत, और पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि उसका जो बिजनेस है उसका भी खत्म हो जाना। तो हम बिजनेस खत्म होने की बात पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो इसने ये कंडीशन लगाई है कि डेथ के केस में पार्टनरशिप और बिजनेस दोनों कब बंद होगा, जब पार्टनरशिप डीड में वो प्रोविजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। गॉट इट? रिजवान बोलो। यस। बाय एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने कि अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए और 3 पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस चलेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा बस। एक को छोड़ के बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो जाए तो कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन यहां बोल रहा है कि एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से, एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से क्या कभी कोई बिजनेस हमारा बंद होगा या कोई हमारा पार्टनरशिप खत्म होगी? नहीं होगी। क्या होगा? हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा और बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन
अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होते ही पार्टनरशिप भी बंद और बिजनेस भी बंद, तो होगा वही वो कंडीशन है सेक्शन 42 की। ठीक है, तो सेक्शन 42 को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट वाला है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको तंग करने के लिए आ जाता है। अब डिसोल्यूशन बाय नोटिस, भाई डिसोल्यूशन बाय नोटिस है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट नोटिस नहीं है ये डिसोल्यूशन बाय नोटिस है। ठीक है, इसमें कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड कर रखा था कि अगर किसी पार्टनर को जाना है या बिजनेस को बंद करना है तो भैया नोटिस दो और बिजनेस बंद कर दो। क्या है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल का मतलब है जब तक चाहेंगे पार्टनरशिप होगी, जिस दिन नहीं चाहेंगे उस दिन एक नोटिस देंगे और बंद कर देंगे। फर्म में बी डिसॉल्व if any one of the partner gives a notice in writing to other partners signifying his intention seeking dissolution of the firm। ये तब उसकी बात है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होना, पार्टनरशिप भी बंद होगी और बिजनेस भी बंद होगा अगर डिसोल्यूशन बाय नोटिस है सेक्शन 43। तो सेक्शन 39, 40, 41, 42, 43 आप लोगों ने देखे, और ये मैंने कुछ नहीं करा है, सीधा सीधा एनसीईआरटी उठा के छापा है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा मामला क्लटर बना रखा है, लेकिन मैंने उसे इजी करने की कोशिश करी है। चलिए अब आ जाते हैं कि कोर्ट भाई साहब कब इंटरवेंशन करेंगे, कोर्ट की इंटरवेंशन कब कब होगी, उसको जानने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हारे पर क्वेश्चन रखूंगा शुक्ला, तुम बिल्कुल दरियाई घोड़े की तरह मुंह खोल रहे हो। आइए देखिए जरा, सेक्शन 44 है। पहली बात एक समझ लेना, मान लिया जाए ये मेरे साथ 6 लोग पार्टनर बने हुए हैं, इनमें से शुक्ला क्या करता है, हर रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। सब लोग गारमेंट का बिजनेस करते हैं, शुक्ला ने अपने गारमेंट की फैक्ट्री खोली, अपने शोरूम खोले, बीवी बच्चे भाई भतीजे सबको बैठा दिया। हमारा ब्रांड है बिन्नी, इसने बना दिया टिन्नी खोल दिया बिजनेस। सारे पार्टनर कहते हैं शुक्ला तो क्या कर रहा है, अरे 5% ही तो ले आ रहा हूं तुम्हारा, मैं क्या फर्क पड़ता है, बार बार बोलने की बात भी नहीं करता। हम सुन, बार बार बोलने की बात नहीं करता है, ठीक है, आई विल कम टू योर पॉइंट आल्सो। और उसके बाद सारे पार्टनर कहते हैं कि चलो पार्टनरशिप बंद करते हैं। ये कहते हैं हिम्मत है किसी की, पार्टनरशिप बंद कैसे हो जाएगी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं होंगे पार्टनरशिप बंद नहीं होगी। ये कहता है मैं तो नहीं बोलता। अच्छा चलो छोड़, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। शुक्ला है, शुक्लाइन है, सुनो आप समझिए ना ना ना, ना चलो बोलो। हाँ हाँ होता है ना, लेकिन इलीगल भी तो है वो, तुम प्रॉफिट छुपाओगे अपना, तुम इतने चतुर जो बंदा इतना चंट है कि वो अरे तुम्हें अच्छे समझाता हूँ ना, तुम्हें अच्छे समझाता हूँ। अरे तुम सुना, ये है शुक्ला और ये है शुक्लाइन, ठीक है। अब समझिए, शुक्ला की हरकतों से परेशान हो के शुक्लाइन ने बोला जा मैं तेरे साथ नहीं रहती, ठीक है, मैं तुझे तलाक दूंगी। शुक्ला कहता है मैं तो दूंगा नहीं, कर ले जो करना है। अब मुझे बताइए ऑनलाइन वालों, क्या शुक्लाइन को तलाक मिलेगा? वैसे तो ना हो तेरी जिंदगी में ऐसा भाई, प्लीज मेरी बद्दुआएं न जाए कहीं किसी के साथ, मतलब तुम अच्छी खासी, क्या बताइए ऑनलाइन में बताइए मुझे, क्या शुक्लाइन को डिवोर्स मिल जाएगा अगर शुक्ला साइन नहीं करता डॉक्यूमेंट पे? तो नहीं सर, नहीं मिलेगा। वैसा वर्षा, नहीं शुक्ला कहते मिलेगा। मेरी जिंदगी तूने दरिद्र बना, निकल जा मेरी जिंदगी से, कहते नहीं निकलती, क्या करेगा, नहीं करती मैं साइन। कानून में अगर आप म्यूचुअली कुछ करते तो दोनों के साइन होने चाहिए। अब कानून और शादी शुक्ला शुक्लाइन से हट जाइए आप, अब आ जाइए 6 पार्टनरशिप में, 6 पार्टनर हैं और हमने बोला कि अगर हमें फर्म डिसॉल्व करनी है या पार्टनरशिप खत्म करनी है तो सबकी कंसेंट चाहिए। एक पार्टनर अड़ गया, मैं नहीं देता जिससे मेरी कंसेंट नहीं है, कर लोगे बंद तुम पार्टनरशिप? याद करो, एबीसी पार्टनर थे, डी को हम एंटर करना चाहते थे, ए भी एग्री थे, सी एग्री नहीं था, क्या वो एंटर हो जाएगा? नहीं हो सकता, तो फंस गया ना मामला। तो अब सुनिए, शुक्ला गड़बड़ पे गड़बड़ करता रहता है, इलीगल करता है, वायलेशन करता है, सब कुछ करता है, लेकिन ये क्या करता है, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने की परमिशन देता ही नहीं है। तो क्या कोर्ट अपने आप ऑर्डर देगा? कोर्ट क्या इंद्र है जिसे सब पता चल जाएगा, ब्रह्मा का अवतार है कोर्ट क्या? नहीं ना। तो अगर कोई पार्टनर कंप्लेन करता है तब कोर्ट इंटरवीन करेगा। देखो एक लाइन लिखी हुई ना, एट द सूट ऑफ अ पार्टनर, क्या लिखा है लाइन देखो, एट द सूट ऑफ अ पार्टनर, ये बात ध्यान देना। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कब होगा? जब कोई पार्टनर कोर्ट में मुकदमा डालता है कि शुक्ला ने त्राही मचा रखी, यहाँ पर भयंकर त्राही मचा रखी है शुक्ला ने, इसे निकाल फेंको, हमें नहीं रहना ऐसी पार्टनरशिप में। शुक्ला कहता है ऐसे कैसे छोड़ दूं, ठीक है, तो ऐसे में कोर्ट इंटरवीन करेगा। ये कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, द कोर्ट में ऑर्डर अ पार्टनरशिप फर्म टू बी डिसॉल्व ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स।
वो ग्राउंड्स क्या क्या है? व्हेन अ पार्टनर बिकम इनसेन, इनसेन मतलब पागल हो गया, है ना, लूनेटिक हो गया। क्या होता है लूनेटिक पता है? चंद्रमा मतलब चंदा मामा जो होते हैं उनके जैसे देखो ना फुल मून की तरफ जाते चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, हाई टाइड और लो टाइड आपने देखा होगा हर रोज, मतलब सी कोस्टल एरिया में देखने वालों को पता होता है, ठीक है। अच्छा, ये प्रूवन है, मतलब भारतीय ज्योतिष शास्त्र में हर जगह पे प्रूवन है कि चंद्रमा की जो कलाएं होती है, मतलब कलाएं का मतलब चंद्रमा का जो हाफ मून, क्वार्टर मून, फुल मून, उनका इंसान की सेहत पे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं तब होते हैं जब फुल मून होता होगा। आपने किसी हॉलीवुड की फिल्म में देखा होगा, एक बंदा भेड़िया कब बनता है? फुल मून पे भेड़िया बनता है, ऐसा भी होता है ना। तो कई बार आप लोगों को लगता होगा कि यार आज तो दिन बड़ा खराब है, आज तो बड़ा ये है, आज तो बड़ा बुरा, मतलब यू विल फील वेरी वेरी सैड, वेरी सीड। वो चंदा मामा खेल रहा होता है आपके साथ, उनकी कारस्तानी होती और किसी की नहीं होती। और पता है क्या होता है हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, कैप्रिकॉन पे चांद का असर अलग टाइम पे पड़ेगा, क्योंकि तुम ये बोलोगे ना कि यार आज मेरे पे असर था, समर तक खिलखिला के मजे से बियर के कैन पी गया, उसे तो कुछ नहीं हो रहा। तो भाई उसकी राशि के हिसाब से चंदा उसको इफेक्ट उस दिन नहीं करेगा, उसको किसी दिन और करेगा। तो ये फर्क पड़ता है। तो अगर कोई बंदा इनसेन मतलब पागल हो जाए, ठीक है जी। अब होता क्या है कि मान लो 6 पार्टनर हैं, एक पार्टनर हो गया मेंटल, पागल हो गया, तो बाकी 4 पार्टनर कहते हैं कि यार तो पागल हो गया, निकालो इसको। एक कहता है कि नहीं नहीं यार, क्या इसे कहाँ निकालेंगे इस समय पे। पता चला वो, और आपको मालूम है देयर इज एजेंसी प्रिंसिपल रिलेशन, पता चला पागल पार्टनर क्या कर गया, साइन कर गया, बिजनेस ही बेचा है किसी को, तब क्या करोगे? ठीक है। तो परेशानी हो सकती है ऐसे कंडीशन में। अब वो जो आदमी पागल है उसकी कंडीशन, उसकी कंसेंट कैसे लोगे तुम बताओ? हमने कहा बिजनेस बंद करना, करा अभी बंद करते हैं। हमने कहा चलाना, कहा अभी चलाएंगे। हमने कहा नाव खरीदेंगे, कहता अभी खरीदते हैं। उसने कहा एयरप्लेन खरीदते, खरीदते हैं। वो तो पागल है ना, इंसेन हो गया ना वो तो वो कंसेंट कैसे देगा भाई? तो हम कोर्ट के पास जाएंगे, माई बाप ये पागल हो चुका है, हमें बिजनेस बंद करना है, इसकी कंसेंट चाहिए, लेकिन ये ठीक नहीं है। कोर्ट कहता है जाओ, ग्रांटेड, करो बंद बिजनेस। ये कंडीशन है आपके पास। When a partner becomes permanently incapable of performing his duties as a partner, ठीक है। अब मान लें अनिकेत है, धूम मचा रही, धूम स्टाइल में बाइक चला रहा था, किसी को उड़ा दिया, ठीक है, उसके भाई ने ठोक दिया ऐसे भयंकर तरीके से, हड्डी पसली बिगाड़ दी। अनिकेत की क्या सिर्फ आंखें घूमती है, बाकी सब क्या है, कोमा में है, आंखें घूमती हैं। पार्टनरशिप कर पाएगा ऐसे में? चला लोगे पार्टनरशिप? बताओ, नहीं चला सकते ना। बट योर कंसेंट, योर सिग्नेचर, अब क्या होगा, इसके हाथ की अंगूठी लगवाएंगे जगह जगह पे जहां साइन की जरूरत होगी? नहीं लगवाएंगे ना। तो क्योंकि वो केपेबल नहीं है, वो कोमा में है, वो मेडिकली फिट नहीं है, कुछ भी है, ऐसी कंडीशन में हम उसकी कंसेंट तो नहीं ले सकते ना। तो हम जाएंगे कोर्ट के पास, माई बाप इसकी हालत ऐसी है, कब ये उठेंगे हमें नहीं पता है ना। साउथ इंडियन मूवी की तरह हीरो उसके सामने घूम रहा होता है पीटने वाला, वो अपनी आंखें हिला रहा होता है बस, ऐसा करके। तो ये कंडीशन भी है आपकी, क्या, इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर। तो कोर्ट में, लेकिन पता है कोर्ट अपने आप डिसॉल्व नहीं करेगा। जब तुम में से कोई एक पार्टनर कोर्ट के पास जाएगा कि देखो भाई ये तो बैठा हुआ है, ये इनकेपेबल है, अब हमारा बिजनेस सफर कर रहा है, पार्टनरशिप डिसॉल्व करो। तब आपके बोलने पर, अपने आप नहीं, आपके आपके किसी एक के बोलने के, सबके बोलने पर। When a partner is a guilty of misconduct, अभी बताई थी शुक्ला की कहानी मैंने, which is adversely affecting the business of the firm, और वो दबंग आदमी है, कहता है तुम करवा लो पार्टनरशिप बंद, जब तक मेरा साइन नहीं होगा पार्टनरशिप बंद नहीं होगी। हम लॉस सफर करते रहेंगे क्या? नहीं, एनी पार्टनर कैन गो टू द कोर्ट एंड देन दे कैन गेट फॉर क्या, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। व्हेन अ पार्टनर परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बार बार पार्टनरशिप के एग्रीमेंट तोड़ रहा है, ठीक है, और दबंग है, पार्टनरशिप डिसॉल्व ही नहीं होने देता, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे भाई? हम कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट हमें क्या कहेगा, परमिशन देगा। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर ये जो कोर्ट में पार्टनर्स अगर जाएंगे तो ये मतलब ये सीधा हाई कोर्ट में जाएंगे या फिर कैसे? अरे नहीं नहीं नहीं, हाई कोर्ट लोकर वो नहीं होता, सुनो, देखो भाई, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, सुनो। होता यह है कि जैसे मान लो आपका जो मोनेट, कोर्ट में मुकदमे किस हिसाब से जाते हैं, कोर्ट में मुकदमे दो तरह के जाते हैं, सिविल और क्रिमिनल, दो तरह के जाते हैं, ठीक है। क्रिमिनल में तो कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, आपने एफआईआर वगैरह दर्ज करे तब जाएगा, आपने एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं कराई तो सिविल बनता है। सिविल में यह देखा जाता है कि जो आपका केस है, वो मतलब आपका मॉनेटरी इंटरेस्ट कितना है, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का। तो हर स्टेट हाई कोर्ट की ना एक लिमिट होती है कि अगर मान लो जैसे 1 लाख तक का मॉनेटरी इंटरेस्ट इसमें रिलेटेड है तो वो सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास जाएगा। अगर 5 लाख तक का, 3 लाख, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिमार्केशन है,
पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, तो 5 लाख तक का हो तो सीनियर जज, जूनियर मतलब सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास जाएगा या फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा, इसके हिसाब से फैसला होता है। ठीक है, वो वकील बताता है आपको कि आपको क्या करना है, वकील आपको गाइड करेगा कि आपको हाई कोर्ट में जाना है या आपको लोअर कोर्ट में जाना है। ठीक है, उसके हिसाब से फैसला होता है, हम डिसाइड नहीं करते, उनको मालूम होता है। When a partner has transferred whole of its interest in the firm to a third party, अब शुक्ला है दबंग भाई, शुक्ला अपनी बीवी के साथ बिजनेस भी चला रहे हैं। शुक्ला ने क्या करा, अपने पड़ोस के एक बंदे को उठाया कल्लू और बता के पार्टनरशिप में आके बैठा, कहता ये कल्लू आज से मेरी जगह बैठेगा यहाँ पर। भाई बिना पार्टनर की परमिशन के आप नया पार्टनर तो एडमिट कर नहीं सकते हो, और शुक्ला तैयार खड़ा है क्या कल्लू को अपनी जगह बैठाने के लिए, तो शुक्ला कर सकता है क्या ऐसा? नहीं कर सकता, लेकिन डेलिबरेटली बैठा रहा है वो उसको वहां पर, आप उसे छेड़ भी नहीं सकते। जो कल्लू को हाथ लगाता शुक्ला शाम को रुई की तरह धुन देता है, नहीं कर सकते ना, आप क्या करेंगे? ऐसे में आप कोर्ट के पास जाएंगे और आप बोलेंगे देखो भाई ये तो क्या कर रहा है, अपना सारा मॉनेटरी इंटरेस्ट किसी तीसरे बंदे को देके चला गया, दूसरे बंदे को चेक, हम कैसे काम करेंगे ऐसे में? तो ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट, अगर आप शिकायत करेंगे तो, शिकायत नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, व्हेन अ बिजनेस ऑफ अ फर्म कैन नॉट बी कैरिड एक्सेप्ट एट अ लॉस, मान लो 4 पार्टनर हैं, 3 बहुत अमीर हैं, एक पार्टनर की रोजी रोटी बिजनेस से चलती है, बिजनेस 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 लॉस पे चल रहा है, बाकी के 3 पार्टनर कहते हैं क्या फर्क पड़ रहा, थोड़ा ही तो लॉस है, मैनेज कर लेते हैं। वो कहता है भैया बंद करो इसे, मैं तो डूब रहा हूं ना। अरे कोई बात नहीं यार, अगले साल हो जाएगा प्रॉफिट। तो अगर वो पार्टनर कोर्ट चला जाता है तो बिजनेस बंद होगा फिर, क्योंकि आप 3 तो अफोर्ड कर पाएंगे ना लॉस, वो थोड़ी अफोर्ड करेगा। अरे भैया पार्टनरशिप किसी की परमिशन के बिना नहीं छोड़ी जाती, कितनी बार बताऊं आपको मैं, वो छोड़ने भी नहीं दे रहे हैं उससे ना, तू तो ऐसे नहीं जाएगा, जाने भी नहीं दे रहे हैं उसको, और प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। बोला ना मैंने कि पार्टनरशिप हम छोड़ के जाने तो दैट हैज टू बी डन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बाकी के 3 कहते तू ऐसे कैसे चलेगा, तेरी सूरत हमें अच्छी लगती है, तू नहीं जाएगा, लॉस हो रहे हैं मुझे, नहीं तू नहीं जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो कोर्ट में जाएंगे ना मामला, और कोई भी ग्राउंड जो कोर्ट जो को लगता है जस्ट एंड इक्विटेबल है उसके हिसाब से काम चलेगा। सो दिस इज देयर, आगे बढ़ते हैं। अब आप पहुंच चुके हैं इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जिसमें है डिफरेंस। अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा आराम से, ठीक है। जब हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, मैं खुद ही पढ़ता था एनसीईआरटी से, बहुत कंफर्टसम लगता था, समझ में नहीं आता था हो क्या रहा है। तो एक दिन रात को बैठ के इसको ठीक किया। टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, बताइए भैया रिकॉन्स्टिट्यूशन या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस बंद होता है? नहीं होता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस बंद हो जाता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स रिवैल्यू होती है, लायबिलिटी रीअसेस होती है, और नई बैलेंस शीट बन जाती है। कब? रिकॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिल्कुल नहीं, एसेट्स बिक जाती हैं और लायबिलिटी पे ऑफ हो जाती है। गॉट इट। कोर्ट का इंटरवेंशन, क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल कंसेंट भी होती है वहां, तो जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स कंटिन्यू दो इन अ चेंज मैनर, 5:3:2, अब क्या हो जाएगा 1:1:1, चेंज हो जाएगा, बंद नहीं होता है। यहाँ इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। बोलो ना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर अमंग ऑल द पार्टनर्स, तब बंद हो जाता है। क्लोजर ऑफ बुक्स, यहाँ बुक्स क्लोज नहीं होती है, बिजनेस चलता रहता है, यहाँ बुक्स क्लोज हो जाती है। डिसोल्यूशन ऑफ बुक्स, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बुक्स क्लोज हो जाती है। इफेक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट इफेक्ट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है जी, फर्म अगर बंद होगी तो पार्टनरशिप भी बंद होनी है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव था कोई बिजनेस, तो वो बिजनेस ही बंद हो गया तो पार्टनरशिप नल एंड वॉइड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। चलिए अब बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अरे भाई अगर कोई बिजनेस बंद होगा तो लोगों को पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना, वो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे होगा वो देखते हैं हम लोग, सेक्शन 48 है उससे रिलेटेड। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। 38 से रिलेटेड पहले ना एक छोटी सी बात हम देख लेते हैं कि उसका यहाँ जिक्र आएगा। वैसे मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म होगी फर्स्ट पार्टी, पार्टनर्स हो गए सेकेंड पार्टी, और उसके अलावा जो भी हुआ वो क्या हुआ? थर्ड पार्टी। ठीक है, समर्थ और शुक्ला क्या है? पार्टनर्स हैं। समर्थ की वाइफ और शुक्ला की वाइफ भी पार्टनर है क्या? खानदान थोड़ी बस रहा है यहाँ पर, नहीं वो नहीं है वाइफ। तो अगर पार्टनरशिप फर्म समर्थ और शुक्ला की है, समर्थ एंड शुक्ला एंटरप्राइजेस के नाम से ऐसा करके, तो वो पार्टनरशिप है। समर्थ और शुक्ला दोनों पार्टनर है, सेकंड पार्टी है। लेकिन समर्थ की वाइफ, शुक्ला की वाइफ, समर्थ के बच्चे, शुक्ला के बच्चे, ठीक है, ये थर्ड पार्टी कहलाएंगे बिजनेस के लिए।
जैसे मान लो समर्थ ने बिजनेस में पैसा लगाया तो कैपिटल कहलाएगी, शुक्ला ने पैसा लगाया तो क्या कहलाएगी? कैपिटल। समर्थ ने थोड़ा और पैसा लगाया तो एडिशनल कैपिटल, शुक्ला ने और पैसा लगाया तो एडिशनल कैपिटल। शुक्ला ने फर्म को लोन दे दिया, समर्थ ने भी फर्म को लोन दे दिया, पार्टनर्स लोन हो गया। शुक्ला की वाइफ ने भी लोन दिया और समर्थ की वाइफ ने भी लोन लिया, वो आउटसाइडर हो गए, वो थर्ड पार्टी हो गए। समझ रहे हैं बात को? ऐसा सोच के चलेंगे भी, इसका हमें जिक्र करेंगे यहाँ पर, उसको ध्यान से देखना है। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, बार बार बोल रहे हैं, फर्म सीजेस कंडक्ट इज बिजनेस एंड हैज सेटल्ड टू इट्स अकाउंट। इस पर्पस के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सारी की सारी एसेट्स को डिस्पोज करना पड़ता है और उसके अगेंस्ट जितनी भी क्लेम, जितनी भी लायबिलिटी होती है, पे करनी पड़ती है। ठीक है, ध्यान देखना पड़ता है यहाँ पर क्या, इसके कंटेक्स्ट में सेक्शन 42 अप्लाई होता है। सेक्शन 42 का सबसेक्शन ए, सबसेक्शन बी, ये सब है। 42 का सबसेक्शन ए क्या कहता है? कहता है कि लॉसेज अगर कोई हो जाए, अगर मान लो भाई जब लॉस होगा तभी तो बिजनेस बंद करोगे ना आप, नहीं, लॉस के केस में तो बिजनेस बंद करोगे। अगर कभी लॉसेज हो जाए तो वो लॉसेज कैसे? पहले अगर आपके पास कोई प्रॉफिट अगर हो तो उससे पूरा करेंगे आप, फिर अगर प्रॉफिट भी पूरा ना पड़ते हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल यूज कर सकते हैं आप, और अगर पार्टनर्स की कैपिटल पूरी नहीं करती है, बचती है, तो पार्टनर्स क्या करेंगे? इंडिपेंडेंटली पैसा लाएंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्या है? सेक्शन 48A किससे रिलेटेड है? लॉसेस के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48(1)A ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रिगार्डिंग लॉसेस, रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। तो आप बोलेंगे 3 प्रायोरिटी होती है, पहली प्रायोरिटी प्रॉफिट से, दूसरा पार्टनर्स की कैपिटल से, तीसरा अगर डेफिशिएंसी फिर भी है तो पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेके आएंगे। चलो जी, दूसरा प्रोविजन सेक्शन 48B, एसेट्स ऑफ द फर्म। आपके पास एसेट्स हैं 50 करोड़ की, ठीक है, 50 करोड़ की एसेट्स हैं और आपकी लायबिलिटीज भी हैं। अब देखो लायबिलिटी कितने तरह की हो सकती है, एक हुई इंटरनल लायबिलिटी जो कि कैपिटल पार्टनर्स की है, एक पार्टनर्स ने जो लोन दे रखा वो भी है, और एक पार्टनर की बीवी ने जो लोन दे रखा वो भी है, और एक क्रेडिटर बीपी वो भी है, अलग अलग तरह के। ठीक है, कैसे देखना उसको देखिए। कहता है कि अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन मेड बाय पार्टनर्स। सबसे पहले क्या पे करेंगे आप? थर्ड पार्टीज के डेट पे करेंगे। किसके डेट पे करेंगे? थर्ड पार्टी, मतलब दोज हु आर आउटसाइड, दोज हु आर नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस। अब समर्थ की वाइफ उसकी पार्टनरशिप बिजनेस से थोड़ी रिलेटेड है, नहीं रिलेटेड है। थर्ड पार्टी को, क्रेडिटर को, बीपी को, आउटसाइडर्स को। ठीक है, उसके बाद अगर फिर भी पैसा बचता है तो किसको देंगे हम लोग? पार्टनर ने अगर कोई लोन दे रखा हो, है ना, पार्टनर्स लोन, उसको पे करेंगे, पार्टनर को लोन पे करेंगे। फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो उनकी कैपिटल वापस करेंगे। ठीक है जी, फिर भी बच जाता है तो उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। आई थिंक यू क्लियरली अंडरस्टूड द स्टेप्स। सबसे पहले थर्ड पार्टी, जैसे मैं बोलूं कि पार्टनर का कैपिटल भी था, पार्टनर का लोन भी था, और पार्टनर की वाइफ का लोन भी था, तो सबसे पहले पेमेंट किसको जाएगी? पार्टनर के वाइफ को, फिर जाएगी पार्टनर के लोन को, फिर जाएगी पार्टनर के कैपिटल को पेमेंट, और बच जाएगा तो पार्टनर से बांटेंगे। अनिकेत को डाउट है? अनिकेत कहता है जिसकी वाइफ है ना उसका क्या हो, ऐसा कुछ क्या? नहीं बता, तो इतना सोच में क्यों पड़ गया? ये सोच रहा था मैं किसी के साथ गृहस्थी बसाऊंगा फिर लोन लूंगा। अरे सीक्वेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, फर्म है, पैसा फर्म को पे करना है, फर्म की एसेट्स बिक गई, पेमेंट करनी है, तो सबसे पहले फर्म थर्ड पार्टी को देगी ना। थर्ड पार्टी है पत्नी तुम्हारी, तुम्हारी तो अपनी पार्टी है लेकिन बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए तो थर्ड पार्टी है ना वो। हाँ ये ध्यान रखना। ये सोच रहा है यार मेरी भी है, बिजनेस की भी, ये क्या हो गया? तो भैया तुम्हारी पत्नी बिजनेस की पत्नी नहीं है, गलत परिभाषा मत, पता चला तुम्हारी वाइफ बाद में आके मुझे पीटे। नहीं, योर वाइफ इज योर वाइफ ओनली। अभी तुम ये गलत ले जा रहे चीज को, ऐसा नहीं है। हाँ, सेक्शन 48B कहता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? थर्ड पार्टीज, जिनमें अनिकेत की वाइफ भी हो सकती है, समर्थ की वाइफ भी हो सकती है ना, वो भी हो सकती है, अगर उन्होंने फर्म को लोन दिया तब। ऐसे थोड़े दिवाली गिफ्ट देने जा रहे हैं भाभी जी आपके लिए, भाभी जी आपके लिए, ना, वो नहीं, लोन दिया तभी वापसी जाएगी। पता चला अनिकेत जबरदस्ती पार्टनरशिप वालों कहता है मास्टर ने पढ़ाया था, मेरी वाइफ को भी पैसा मिलना चाहिए डिसोल्यूशन में, ना भाई ना, जो लोन दिया वो वापस मिलेगा। ये थोड़ी सब तो हर बंदा अपनी बीवी खड़ी कर देगा, मांग पैसे इनसे, अकाउंटेंट अपने बाल नोच लेगा। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, चल रहे हैं आगे जरा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आउटसाइडर्स, क्रेडिटर्स, वाइफ का लोन, इनको पे करेंगे। ठीक, फिर हम पार्टनर का लोन पे करेंगे। भाई पार्टनर ने भी तो, पार्टनर जब लोन देता तो पराया हो जाता है, उसको भी देंगे। फिर पार्टनर की कैपिटल का सेटलमेंट होगा, और बाद में अगर पैसा कुछ बच गया तो वो पार्टनर्स को बांट देंगे। अब पार्टनर की चॉइस है उस पैसे का क्या करे, अपने लोन चुकाए, उड़ाए, खाए,
जो मर्जी है उसकी, हम उसको थोड़ी कह सकते हैं कुछ भी। आई थिंक दिस इज क्लियर। बोलिए, चलो आगे भाई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इन पेइंग ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, ये बोल दिया मैंने, और बाद में बोल दिया मैंने क्या, पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस पैसे को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ये ऊपर वही चीज, उसी का एक्सप्लेनेशन आपको बताया जो मैंने अभी फनी तरीके से बताया था, दैट एक्सप्लेनेशन इज देयर। सबसे पहले आप क्रेडिटर को, पार्टनर्स के वाइफ के लोन को, उनको चुकाएंगे, फिर पार्टनर्स के लोन को चुकाएंगे, फिर पार्टनर्स की कैपिटल, और बच जाएगा तो प्रॉफिट रेशियो में उसको बांट, नहीं बचेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी। ये आपके सामने एक एग्जांपल आ रहा है, यहाँ देखिए, ये एग्जांपल एग्जाम में आए हुए थे, कंपार्टमेंट में, रियल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। एबीसी पार्टनर से प्रॉफिट इक्वली बांटते थे, फर्म डिसॉल्व हो रही है, डिसोल्यूशन के टाइम पे कैपिटल ए की भी है, बी की भी है, सी की भी है, ठीक है। क्रेडिटर 25,000 के थे, बी की वाइफ का लोन भी था, ए का लोन भी था, ठीक है। फर्म ने 2,10,000 रुपया उसके पास आया। अब मुझे बता 2,10,000 में सबसे पहले पेमेंट किसको जानी है, बताओ। वाइफ के लोन को और क्रेडिटर को, तो पहली प्रायोरिटी मिलेगी वाइफ के लोन को, क्रेडिटर को उसके आगे मैं लिख रहा हूँ 1, ठीक है। चलो जी, उसके बाद दूसरी दूसरी प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, पार्टनर्स के लोन को, है ना। नंबर 2 ए का लोन, ए का लोन पे जाएगा। तीसरी प्रायोरिटी किसको जाएगी अब, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो चलो देखते हैं। फर्स्टली लायबिलिटीज ऑफ थर्ड पार्टी, क्रेडिटर और वाइफ को 35,000 रुपए दे दिया जाएगा। बचे हुए पैसे में से 30,000 किसको दिया जाएगा, ए का लोन। अब कितना बच गया, 210 में से 25 बच गया, 35 और 30 माइनस करने के बाद कितना बचा, 1,20,000 बचा ना। ये 1,20,000 किस रेशो में जाएगा, पार्टनर्स को किस रेशो में जाएगा, अभी उनकी कैपिटल की रेशो में, प्रॉफिट रेशो में नहीं जाएगा। ये किस रेशो में जाएगा बताइए। द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 50 + 40 + 30 1 लाख विल बी पेड ऑफ। अच्छा मान लो अगर बैलेंस 60,000 बचता तो कैसे बांटते, 5:4:3 की रेशो में बांटते। समझ रहे हो ना बात को, ऐसा करके बांटते। अगला एग्जांपल देखते हैं। क्या ऑनलाइन में कोई डाउट तो नहीं किसी को इस बात पे, बताइए मुझे। इज दिस पॉइंट क्लियर, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस पॉइंट। चलिए, डाउट है किसी का, बताइए। नो सर। नहीं, आगे चलते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। मिसेस ए ने हमको लोन दे दिया था 20,000 रुपए का, और एंड ऑल्सो ऑब्टेन्ड लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम बी, मतलब बी का लोन भी है और मिसेस ए का लोन भी है। फर्म के पास 25,000 है, बताइए सबसे पहले पेमेंट किसको जाएगी, मिसेस ए को कितना, 20,000। अब बच गया जो 5,000 वो किसको दिया जाना चाहिए, बी को दिया जाना चाहिए। शॉर्टेज पड़ेगी तो पार्टनर से भी निकलवा लेंगे, लेकिन ये 25,000 का सेटलमेंट ऐसे होगा, पहले जाएगा किसका, वाइफ का लोन, और फिर किसको जाएगा, पार्टनर्स का लोन, और अगर डेफिशिएंसी होगी तो पार्टनर से मंगवाएंगे। एग्जांपल 3, एबीसी पार्टनर थे फर्म में, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, सी डिमांडेड दैट लोन ऑफ 50,000 शुड बी पेड बिफोर द पेमेंट टू क्रेडिटर। तो बताइए कौन ठीक और कौन गलत है। क्या क्रेडिटर की पेमेंट से पहले उसका लोन चुकाया जाएगा ना, पहले क्या चुकाया जाएगा, क्रेडिटर, और फिर उसके लोन की बारी आएगी। इसी तरह से XYZ पार्टनर थे, इक्वली बांट रहे थे। जेड डिमांड करते हैं कि उसका लोन 15,000 शुड बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। ठीक बोल रहा है, गलत बोल रहा है? सेक्शन 48B, सेक्शन 48B है ना, सेक्शन का, कानून का रेफरेंस लेगा। ये थोड़ा ही कि शुक्लाइन ने बोला तो वो ठीक है, वही ठीक होगा ना। सेक्शन 48B पढ़े हैं ना आप लोग अभी, उसके हिसाब से वो रीजन है बेटा, वो और कोई रीजन नहीं है। हाँ, कोई बच्चा बोल रहा था ऑनलाइन में, बताया मुझे जरा, एनीबॉडी सेइंग समथिंग। यस सर। सर तो सेक्शन का क्वेश्चन के अंदर, आंसर के अंदर सॉरी, सेक्शन का रेफरेंस देके आंसर स्टार्ट करना बिल्कुल देना चाहिए भाई। वैसे तो अगर आप तुम वो सब लिख दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन सेक्शन का रेफरेंस दोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि पढ़ा लिखा बच्चा है, मतलब योर आंसर विल बी मोर ऑथेंटिक। पढ़ के सेक्शन पढ़ने के बाद ही तो बात बताइए ना, उससे पहले थोड़ी बताइए आपको। यू कैन यूज द रेफरेंस। और एग्जाम्पल 4 भी, आई थिंक दिस इज क्लियर। भागना मत, छोटा सा पार्ट है, इसको वाइंड अप करके तब हम इस क्लास को वाइंड अप करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग आगे भी। प्राइवेट डेट एंड फर्म स्टेट्स। अब जरा समझ लीजिए प्राइवेट डेट क्या होता है। जैसे मान लो शुक्ला है, अनिकेत हैं, और मान लिया जाए समर्थ है, 3 पार्टनर है, ठीक है। अब फर्म के डेट जो होते हैं, मान लो 50 करोड़ के, फर्म के कर्जे 50 करोड़ के हैं, और इधर अनिकेत ने भी 2 करोड़ का लोन ले रखा है, शुक्ला ने भी 3 करोड़ का लोन ले रखा है, समर्थ ने भी 2 करोड़ का लोन ले रखा है। ये इनके प्राइवेट डेट है, ये इनके प्राइवेट डेट है, ठीक है जी, ठीक है। और फर्म के डेट 50 करोड़ के हैं। तो मान लो शुक्ला के पास भी 10 करोड़ है, समर्थ के पास भी 10 करोड़ है, अनिकेत के पास भी 10-10 करोड़ है, ठीक है। और फर्म की डेफिशिएंसी पड़ जाती है, फर्म को पैसे की जरूरत है उनके कर्जे चुकाने। तो क्या
शुक्ला, समर्थ और अनिकेत पहले अपना कर्जा चुकाएंगे फिर फर्म के पास जाएंगे, या पहले फर्म का कर्जा चुकाएंगे? बताओ। तो पहले फॉर्म का कर्जा। नहीं, अरे कैसी बात करता है बेटा, चैरिटी बिगिंस एट होम होते हैं रिदवान, तो बहुत दानी आदमी है यार। ये कह रहा है कि पहले फर्म का कर्जा चुकाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट इज अगेंस्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ। भाई पहले आप अपना कर्जा चुकाएंगे, पता चला आपके 20 बच्चे सड़क पे बैठे हुए हैं, है ना, गुरुद्वारे के एक लाइन में खड़े हैं कटोरा लेके, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन उसकी पहली प्राइमरी ड्यूटी है क्या? अपने घर के कर्जे चुकाने की। समझे ना रिजवान? और कानून भी यही कर रहा है, सेक्शन 49 भी यही कर रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बात। क्या कह रहा है देखो, पढ़ो। When both the debts of the firm and private debts of a partner coexist, following rules, Section 49 Indian Partnership Act Indian Partnership Act 1932 shall apply. क्या कहता है देखो, देखो वही जो मैंने बोला था, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म shall be applied first the payment of debt of the firm. भाई फर्म की प्रॉपर्टी से पहले फर्म के कर्जे चुकाएंगे, उसके बाद जो पैसा बच गया, ये जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा अलग साउंड होता है, लेकिन इसका असली मीनिंग बता रहा हूँ क्या है। मान लो फर्म के पास 50 करोड़ थे, फर्म के 30 करोड़ चुका दिए, आउटसाइडर के, थर्ड पार्टी सबके चुकाने के बाद 20 करोड़ बच गया, तो वो 20 करोड़ रुपए हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। अब पार्टनर की चॉइस है कि उससे अपने लोन चुकाए या नई एसेट्स खरीदे, ये उसकी चॉइस है। तो नंबर 1 पॉइंट यही कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शेल अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ डेट्स ऑफ द फर्म, सरप्लस अगर कोई बच गया शेल बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर एज पर देयर क्लेम्स, उनमें बांटा जाएगा, ठीक है, विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ देयर प्राइवेट लायबिलिटीज, ये उनकी चॉइस है, प्राइवेट लायबिलिटीज। इज दैट क्लियर? बोल भी रिजवान, क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शेल बी अप्लाइड फर्स्ट इन पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेट्स एंड सरप्लस, अगर कुछ बच गया तो उससे हम क्या कर सकते हैं, फिर क्या करेंगे, फर्म के डेट चुकाएंगे। अब यहाँ एक पंगा फंसता है। मान लिया जाए कि अनिकेत के पास सिर्फ 10 करोड़ रुपया था, ठीक है, इसके अपने लोन जो थे वो मान लो 8 करोड़ के थे, तो 10 करोड़ में से 8 करोड़ माइनस करने के बाद क्या बचता है, देखिए स्क्रीनशॉट हटा रहा हूं, फिर देखिए आप इसे। मान लो अनिकेत के पास 10 करोड़ रुपीस था, इसकी अपनी लायबिलिटी जो थी वो 8 करोड़ की थी, तो कितना बच गया, 2 करोड़ बच गया, ठीक है। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि फर्म की जो लायबिलिटी थी, फर्म की लायबिलिटी में अनिकेत ए का शेयर जो था वो 3 करोड़ था, फर्म की लायबिलिटी भी पे करनी थी ना। इसने कहा भाई पहले मैं अपने घर के कर्जे निपटा के आता हूँ, वो आ गया। बोले तेरे पास कितना है, बोला मेरे पास 2 करोड़ बचा है। अब फर्म की लायबिलिटी इसके ऊपर आ गई, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, 3 करोड़ पे करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या हो जाएगा, क्या अनिकेत पे कर पाएगा 3 करोड़? इसके पास तो 1 करोड़ की डेफिशिएंसी आ गई। यहाँ अनिकेत क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट हो गया ना, एनी ऑब्लिगेशन इफ यू आर नॉट एबल टू पे यू आर इंसॉल्वेंट। अब ऐसे केस में अगर ये कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फॉर द नॉलेज से मैं बता रहा हूं आपको, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में देयर इज अ रूल जिसे कहते हैं गार्नर वर्सेस मुरे, एक ब्रिटिश कोर्ट ऑफ लॉ में ये डिस्कस हुआ था, क्योंकि 1932 का एक्ट है ना, लंदन में हुआ था केस, गार्नर वर्सेस मुरे का रूल है। वो रूल पता है क्या कहता है, कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो जो उसकी डेफिशिएंसी होती है वो बाकी के पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, ये रूल है वो, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं, अब मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आपको लिखा हुआ, उसको मैंने बिल्कुल संक्षिप्त में बता दिया, ब्रीफ में बता दिया, देखो ये रहा। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना, एक बहुत मजेदार चीज है, अच्छी सी चीज है यहाँ पर, कहता है कि इट मे बी नोटेड दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर डज नॉट इंक्लूड पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। हाँ समझे, हाँ इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए लोग क्या करते हैं, शुक्ला, समर्थ और अनिकेत ने क्या करता है, भर भर के प्रॉपर्टी बीवी के नाम पे, बच्चों के नाम, भतीजों के नाम, भांजियों के नाम पे कर रखी है। अरे आई टेल यू, पॉलिटिशियन ऐसी तो करते हैं, वो अपने नाम पे 1 या 2 प्रॉपर्टी रखते हैं कि अभी अंदर से 1 या 2 अकाउंट रखते हैं, बाकी किसके, भतीजे भतीजे के नाम पे, भतीजे में गिद्ध की तरह इंतजार करें, कब मरेगा मामा, कब मरेगा चाचा, बिल्कुल, ठीक है। देयर इज अ पॉलिटिशियन, यहाँ बहुत सारे पॉलिटिशियंस है, 50-50 घर है भाई नोएडा में उनके, सब भतीजे भतीजों के नाम पे हैं, किराए पे चढ़ा रखे हैं, भतीजे भतीजे इनकम लेते हैं उसकी। जिस दिन वो चाचा गए उस दिन वो प्रॉपर्टी किसकी, है ना। कहानी बताई थी ना, राहुल बाबा करोल बाग की प्रॉपर्टी मिली थी उन्हें, नहीं बताया था तो एक मूर्ख आदमी ने करोल बाग में अपनी कम से कम 15-16 दुकानें प्राइम लोकेशन की मरने के बाद राहुल गांधी को डोनेट कर दी, उसको वारिस बना गया। करोड़ों रुपए किराया आता है, राहुल गांधी खाता है उस किराए को, समझ रहे हो, ऐसी हालत है।
ठीक है, 20 बच्चों का ना, हाँ कांग्रेसी था, पुराना कांग्रेसी कर गया। ऐसे ही फैन फॉलोइंग होती है। संजू बाबा मुंबई में, उनके साथ भी हुआ। एक फैन जो था अपना, कम से कम 20 करोड़ का जो प्रॉपर्टी का था, वो संजू बाबा को दान कर गया, बिल्कुल नॉमिनी बना के चला गया, बिल्कुल दे गया, डिक्लेयर कर गया विल में अपनी, संजू बाबा को जाएगी। संजू बाबा के पास बहुत था वैसे भी, माल बहुत है वैसे भी उनके पास, तो उसने क्या करा, उनके 20 बच्चों के नाम वापस कर दिए। सब इतने ईमानदार थोड़ी होते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कह रही है कि भैया पार्टनर के नाम की जो प्रॉपर्टी होगी वही यूज होगी। पता चला 20 बच्चे सब कटोरे लेके बैठ रहे हैं, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी का है कोई आगे पीछे? पहली बात तो ये, राहुल गांधी ने वापस नहीं लिया। खा रहा है आराम से, तभी तो उल्टी सीधी सभाएं कर रहा होता है, आलू से सोना निकाल रहा होता है। सॉरी, हमें पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, प्लीज कम टू द पॉइंट हियर। आइए देखें, इनएबिलिटी ऑफ अ पार्टनर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डेफिशिएंसीज, यानी इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो हमने बताया कि अगर कोई पार्टनर अनेबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेफिशिएंसी ऑफ हिज कैपिटल finally shows debit balance, he she said to be insolvent, and that sum is non recoverable, is treated as a capital loss for the firm. In the absence of any agreement, ठीक है, capital loss is to be borne by remaining partners, ठीक है, as per the principle laid down by Garner versus Murray case. Garner versus जो मुरे का केस है, उसके हिसाब से इसकी पेमेंट होनी चाहिए। ठीक है, इज दैट ओके? लेकिन ये जो है ना, ये वाला पार्ट जो आपको मैंने लिख दिया सामने वाला, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं, वो दे दिया बॉल में, और नीचे लिखा हुआ ना, हाउएवर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटिंग टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर इज नॉट इन द सीबीएसई सिलेबस। सीबीएसई सिलेबस में ये नहीं है, पर क्योंकि इसका जिक्र आ गया इसलिए मैंने बताना उचित समझा आपको, और ये लास्ट पार्ट है इसका। अब आप समझ पाएंगे ना फर्म के डेट और प्राइवेट डेट का मतलब क्या होता है। मीनिंग, फर्म का डेट का मतलब होता है डेट ओड बाय फर्म टू द आउटसाइडर, बैंक लोन, क्रेडिटर, बीपी, वाइफ का लोन, ये सब। और प्राइवेट डेट का मतलब होता है पर्सनल कैपेसिटी में उसने कोई भी लोन ले रखा हो। लायबिलिटी, ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू द फर्म्स डेट, मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंसर्न पार्टनर पर्सनली लायबल होता है अपने पर्सनल डेट के लिए। एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स की प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी पहले कहां लगेगी, फर्म के कर्जे चुकाने में लगेगी। अगर बच जाएगा तो वो पार्टनर्स में बटेगा, फिर पार्टनर की चॉइस है उसे कैसे यूज करना है, किसी और की चॉइस नहीं है। शेयर ऑफ कंसर्न पार्टनर इन एक्सेस ऑफ फर्म प्रॉपर्टी ओवर फर्म डेट मे बी यूटिलाइज्ड टू पे ऑफ हिज और हर प्राइवेट डेट्स। एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी पहले उसके पर्सनल डेट हो जाएंगे, उसके बाद फर्म में यूज होगी, वो भी सिर्फ पार्टनर की, उसकी बीवी बच्चों की नहीं। और प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर इज अप्लाइड फर्स्ट टू पे प्राइवेट डेट्स ऑफ पार्टनर्स, देन टुवर्ड्स फर्म्स डेट। ये इधर वाला थोड़ा सा गड़बड़ पड़े से दोबारा पढ़ लेते हैं। द एक्सेस ऑफ पार्टनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी ओवर हिज पर्सनल डेट कैन बी यूज्ड टू पे फर्म्स डेट। नहीं होगा तो नहीं कर सकते आप। ये डिफरेंस था फर्म के डेट और प्राइवेट डेट के अंदर। और आई थिंक इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर पाएंगे आप। तो अब आप देख रहे हैं ना सेक्शन 48 ए का बी का रेफरेंस कहाँ कहाँ आ सकता है, सो दैट इज देयर। ठीक है जी, तो थ्योरेटिकल चीजें हमने डिस्कस करी, नोट्स आपके पास हैं, जो ऑफलाइन आएगा मैं उसको फिजिकली दे दूंगा, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे बता देना, आई विल गेट अ प्रिंट, आप उसे लेके चल सकते हैं। ठीक है, इज दैट फाइन? बोलिए, अभी रुक जा। पृथा, स्पंदन, बाबू मुशाहिद तो कैसे आएगा कोलकाता की फ्लाइट लेके, यहाँ पर मुश्किल होगा उसके लिए। सुहानी यू कैन कम, विधि दोनों, विधि, तान्या, ठीक है, चलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज